उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। इमरान 4 स्टार्स के साथ सिराजनगर की कदीम हवेली के एक बड़े कमरे में मौजूद था। मोहम्मद शिराज़ी से मिलकर इमरान को बेहद मुसरत हुई थी, क्योंकि महमूद शिराज़ी वाकई ही आलिम बाअमल था। उनकी वसी अरीस लाइब्रेरी देखकर तो इमरान जैसा आदमी भी हैरान रह गया था। फिर खाने के बाद जब ग्रीन टी का दौर चलने लगा तो इमरान अपने असल मौजू पर आ गया। शिराज़ी साहब, आपने नुमानी को बताया था कि मनोटोर या सलाजीम मावराई मखलूक होती है और इनका ताल्लुक कौम जिन्नात से है, जबकि इंसाइक्लोपीडिया में तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। इमरान ने कहा तो महमूद शिराज़ी भी इख्तियार मुस्कुरा दिए। इमरान साहब, इंसाइक्लोपीडिया में जिस मखलूक का जिक्र है और कदीम तरीन मखलूक़ात और तख्तियों पर जिस मखलूक का दिखाया गया है उसका वाकई ही कौम जिन्नात से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जिस तरह इंसानों में इस नौ की मुख्तलिफ और मखलूक कदीम दौर में पाई जाती हैं, इस तरह कौम जिन्नात में भी पाई जाती हैं। नुमानी साहब, जिस किताब का मुतालिया कर रहे थे, इसमें जिस सलाजीम का जिक्र था को इसमें तस्वीर तो इंसानी नूह जैसी बनाई गई थी, लेकिन नीचे मौजूद तमाम मज़मून मावराई मखलूक का था। दोनों अलहदा हैं और इनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं। और वैसे भी इंसानों में इस नूह की मखलूक अब नापैद हो चुकी है, जबकि कौम जिन्नात में यह मखलूक अब भी जिंदा है और आइंदा भी मौजूद रहेगी। महमूद शिराज़ी ने जवाब देते हुए कहा, वो इंसानों वाली मखलूक किस तरह वजूद में आई और किस तरह नापैद हुई? इमरान ने पूछा, ये मखलूक किस तरह वजूद में आई इसका तो कोई जिक्र नहीं मिलता और ना किसी को इल्म हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह आजकल क्लोनिंग के ज़रिए मखलूक़ात पैदा की जा रही हैं, इस तरह कदीम तरीन दौर में इंसानों और जानवरों की जिन्स को मखलूत करके ये मखलूक वजूद में आई गई। कदीम तरीन दौर में भी इंसान ज़हनी तौर पर बेहद तरक्की याफ्ता हो सकता है, अलबत्ता ये ख़त्म तूफ़ान नूह से हुई है। महमूद शिराज़ी ने कहा तो इमरान भी इख्तियार उछल पड़ा। तूफ़ान नूह की वजह से? वो कैसे? इमरान ने हैरत भरी लहजे में कहा, मेरे पास इसका सिर्फ इतना जवाब है कि तूफ़ान नूह से दुनिया भर में मौजूद तमाम इंसान, जानवर और तमाम नूह मखलूक ख़त्म हो गई, सिवाय इनके जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में मौजूद थे। इसलिए आलमों और माहरीन का ये मुतफ़िका फ़ैसला है कि तूफ़ान नूह से इस किस्म की तमाम मखलूक़ात हमेशा हमेशा के लिए नापैद हो गई। महमूद शिराज़ी ने जवाब देते हुए कहा, शिराज़ी साहब, अब आप सोचकर मेरी बात का जवाब देंगे। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो शिराज़ी भी इख्तियार मुस्कुरा दिए। मैं आपकी बातों का जवाब सोचकर ही दे रहा हूँ। महमूद शिराज़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, शिराज़ी साहब, क्या कदीम दौर की इस मखलूक पर कोई असलहा वगैरह असर नहीं करता था? इमरान ने पूछा। मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि कदीम दौर में ऐसी ही एक मखलूक की तलवार से हलाकत का कदीम दौर की तख्तियों पर जिक्र किया गया है और उसकी तस्वीर भी दिखाई गई है। अलबत्ता ये कहा जाता है कि मखलूक इंसानों से सैकड़ों गुना ज़्यादा ताकतवर थी। महमूद शिराज़ी ने जवाब दिया, क्या ऐसा हो सकता है कि इस मखलूक को इस दौर में दोबारा वजूद में लाया जा सके? इमरान ने महमूद शिराज़ी से पूछा तो वो चौंक पड़े। वो कैसे? महमूद शिराज़ी ने पूछा। इसके ढांचे से मिलने वाले DNA की मदद से, क्लोनिंग के ज़रिए। इमरान ने कहा, हाँ, मौजूदा दौर में क्लोनिंग और DNA पर रिसर्च इस हद तक पहुंच गई है कि वो ऐसा हो सकता है, लेकिन इस पर बेपनाह अखराजात आएंगे और फिर ऐसी मखलूक को वजूद में लाने का इंसान को क्या फ़ायदा होगा? महमूद शिराज़ी ने कहा, एक बैनुल अक़वामी तंजीम जो पूरी दुनिया पर कब्ज़ा करने की तैयारियों में मसरूफ़ है के बारे में इत्तला मिली है कि वो अपनी किसी खुफिया लेबॉर्ट्री में इस मखलूक सलाजीम, जो बैल और इंसान की मखलूत शक्ल में है, क्लोनिंग के ज़रिए वजूद में ला रहे हैं। और इस बात के शवाहिद भी मिले हैं कि उनके माहिरीन और साइंसदानों के मुताबिक ये मखलूक इस कदर ताकतवर होगी कि इस पर किसी किस्म का असलहा, बारूद और शवाही असलाह, हत्ता के एटम बम भी असर नहीं करेंगे, और वो इस मखलूक को अपने कंट्रोल में रखकर उसे अपनी फ़ौज का रुतबा दे देंगे, ताकि पूरी दुनिया के इंसान इस तंजीम के बड़ों के ख़िलाफ़ बगावत ना कर सकें। इमरान ने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ? अलबत्ता अगर आप मुझे निस्फ घंटे के लिए इजाज़त दें तो मैं इस बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करके आपको बता सकता हूँ। महमूद शिराज़ी ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। किससे मालूम करेंगे आप? इमरान ने पूछा। मारवाई मखलूक के चंद आलिम मेरे दोस्त हैं। महमूद शिराज़ी ने टालने वाले लहजे में कहा, ठीक है, अगर आप इस बारे में कोई मालूमात हासिल कर सकें तो आपकी मेहरबानी होगी। इमरान ने कहा तो महमूद शिराज़ी उठ खड़े हुए। आप साहिबान बात करें, मैं अभी आता हूँ, महमूद शिराज़ी ने कहा और छड़ी का सहारा लेते हुए एक दरवाजे की तरफ बढ़ गए। इमरान साहब, नुमानी ने बताया है कि इस सिलसिले में सुपर पावर्स इन चीफ को दरख्वास्त की है। महमूद शिराज़ी के जाने के बाद सदीकी ने कहा। वो सब इस दौरान खामोश थे।
ہاں، عمران نے جواب دیا۔ پھر اس نے تفصیل بتا دی۔ عمران صاحب، ہماری ایک درخواست ہے کہ آپ چیف سے کہیں کہ اگر اس مشن پر کام ہو تو اس بار ہمیں موقع دیا جائے۔ صدیقی نے منت بھری لہجے میں کہا، اگر اس مشن پر کام کرنا پڑا تو یہ اتنا بڑا مشن ہے کہ اس بار پوری ٹیم کام کرے گی، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، ایکریمیا اور دوسری سپر پاورز نے آخر سوچ سمجھ کر ہی درخواست کی ہوگی۔ ان کے پاس اس ٹائم کے ماہرین کی بھی کمی نہیں۔ انہوں نے ان سے معلومات حاصل کی ہوں گی تبھی وہ یہ بات کر رہے ہیں، نعمانی نے کہا۔ اور اگر بلیک تھنڈر ہی اس پر کام کر رہی تو پھر لامحالہ یہ اہم بات ہوگی۔ بلیک تھنڈر جیسی تنظیم فضولیات پر وقت ضائع نہیں کر سکتی، اس بار چوہان نے کہا۔ ہاں، یہ باتیں تو ٹھیک ہے، لیکن ایسی باتیں قصہ کہانیاں میں تو لکھی جا سکتی ہیں، موجودہ سائنسی دور میں اس کی توجیہ کیسے کی جا سکتی ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، قدیم داستانوں میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ اس دور میں موجود ہے اور یہ ہماری نظروں کے سامنے وقوع پذیر ہو رہا ہے، خاون نے کہا تو عمران سمیت سب ساتھی بھی اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ عمران نے پوچھا۔ عمران صاحب، قدیم دور کے قصے کہانیوں میں اڑنے والے قالین کا ذکر ہے، اب حقیقت میں انسان عام جہازوں کے ذریعے اڑتے پھر رہے ہیں۔ قدیم دور کے قصوں میں شیشوں کے بنے ہوئے ایسے گلوب کا ذکر ملتا ہے جس میں پوری دنیا میں ہونے والے واقعات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اب ٹی وی اور انٹرنیٹ کی صورت میں سب کچھ سامنے ہے، خاون نے جواب دیا تو سب کے چہروں پر اس کے لیے تحسین کے تاثرات ابھر آئے۔ ہاں، تمہاری بات درست ہے، واقعی ایسا ہو رہا ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد محمود شیرازی واپس آئے تو سب ان کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تشریف رکھیں، آپ مجھے شرمندہ کیوں کرتے ہیں، محمود شیرازی نے کہا۔ پھر وہ بھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ عمران صاحب، مجھے جو معلومات ملی ہیں ان کے مطابق واقعی یہ بات درست ہے کہ یہ مخلوق جو قدیم دور میں دنیا میں موجود تھی تو وہ انتہائی طاقتور تو ضرور تھی، لیکن اسے بہرحال ہتھیار سے ہلاک کیا جا سکتا تھا، لیکن صرف انہیں جن کے اندر کوئی طبعی کمزوری ہوتی تھی، ورنہ یہ مخلوق واقعی ناقابل تسخیر اور ناقابل شکست تھی۔ اس مخلوق نے واقعی پہلے دور میں لاکھوں انسانوں کو تہہ تیگ کر دیا تھا اور پھر ان کا خاتمہ طوفان نوح سے ہی ہوا، ورنہ ان کے خاتمے کی اور کوئی صورت نہ تھی۔ اور اب بھی اگر یہ مخلوق کسی بھی طور پر دوبارہ وجود میں آ گئی تو پھر مجموعی طور پر ان کا خاتمہ طوفان نوح جیسے طوفان سے ہی ہو سکے گا، ویسے نہیں، اور یہ انسان کے لیے بہت بڑی آفت ثابت ہوگی، محمود شیرازی نے کہا۔ کیا آپ اس معاملے میں کسی ایسے ماہر کے بارے میں بتا سکتے ہیں جس سے علمی طور پر اس بارے میں معلومات حاصل کی جا سکیں، عمران نے پوچھا۔ ہاں، معلوم تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے مجھے ایک بار پھر آپ سے رخصت لینی پڑے گی، محمود شیرازی نے کہا۔ ہم آپ کو مسلسل تکلف دے رہے ہیں، عمران نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میرے اپنے علم میں بھی تو اضافہ ہو رہا ہے، محمود شیرازی نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر ایک بار پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ عمران صاحب، ایسے ماہرین یہاں پاک ایشیا میں تو نہ ہوں گے، جو بھی ہوں گے ترقی یافتہ ممالک میں ہی ہوں گے، صدیقی نے کہا۔ کہیں بھی ہوں، ان سے ملا تو جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ اصل میں عمران صاحب کی ذاتی طور پر تسلی نہیں ہو رہی، نعمانی نے کہا تو عمران بھی اختیار ہنس پڑا۔ تمہاری بات درست ہے، مجھے دراصل یہ سب باتیں قدیم دور کی قصہ کہانیاں لگتی ہیں، عمران نے کہا۔ پھر ان کے درمیان اسی طرح کی مختلف باتیں ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد محمود شیرازی واپس آئے تو سب احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ تشریف رکھیں، آپ لوگوں نے تو مجھے واقعی شرمندہ کرنا شروع کر دیا ہے، محمود شیرازی نے کہا۔ کیا ہوا شیرازی صاحب، کچھ پتہ چلا؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہی بے چینی سے کہا۔ جی ہاں، کریپٹوزولوجی کے اس وقت دنیا میں سب سے بڑے ماہرین نارمن کے پروفیسر ڈکسن ہیں، وہ نارمن کے کرانکس یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، محمود شیرازی نے کہا۔ کریپٹوزولوجی، یہ کون سا مضمون ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ مجھے تو معلوم نہیں، مجھے تو جو کچھ بتایا گیا ہے وہ میں نے تمہیں بتایا ہے، محمود شیرازی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ شیرازی صاحب، کیا اس خفیہ لیبارٹری کا پتہ آپ ماروائی مخلوق سے معلوم کر سکتے ہیں جہاں اس سلاچین پر کام ہو رہا ہے؟ عمران نے اچانک ایک خیال کے تحت پوچھا۔ عمران صاحب، جسے انسان خفیہ رکھتے ہیں اسے ماروائی مخلوق بھی خفیہ رکھنے پر مجبور ہوتی ہے، یہ قانون قدرت ہے، اس لیے جو لیبارٹری خفیہ ہوگی اس کا پتہ ماروائی مخلوق بھی نہیں بتا سکتی، محمود شیرازی نے جواب دیا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا مجھے فون کرنے کی اجازت دیں گے؟ عمران نے کہا۔ اس میں اجازت کی کیا ضرورت ہے، آپ میرے معزز مہمان ہیں، یہاں جو کچھ ہے وہ آپ کے لیے ہے، محمود شیرازی نے کہا تو عمران نے ان کا شکریہ ادا کیا اور میز پر پڑے ہوئے فون کو اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لیا۔ یہاں سے دارالحکومت کا رابطہ نمبر کیا ہے؟ عمران نے پوچھا تو محمود شیرازی نے نمبر بتا دیا۔ عمران نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ داور بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی سرداور کی آواز سنائی دی۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔
इतनी ज़्यादा डिग्रियां हासिल करने वाले तो फरमाया करते हैं, तुम भी फरमाया करो। सरदावर ने कहा तो इमरान भी इख्तियार हंस पड़ा। आपसे फरमाइश भी किया की जाए, किसी गैस का सिलेंडर या कोई साइंसी मिक्सचर। इमरान ने कहा तो सरदावर हंस पड़े। जाहिर है जिसके पास जो होगा वही दे सकेगा, सरदावर ने हंसते हुए जवाब दिया। सरदावर, कॉर्नल की क्रास यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर डेंकन हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं? इमरान ने कहा। प्रोफेसर डेंकन किस मज़मून के प्रोफेसर हैं? सरदावर ने चौंक कर कहा। क्रिप्टोसोलॉजी की, इमरान ने जवाब दिया। ओ नहीं, क्यों तुम्हें उनसे कोई काम बढ़ गया है? सरदावर ने चौंक कर कहा। इनसे कुछ अहम मालूमात लेनी है, इमरान ने कहा। क्रास यूनिवर्सिटी के डिप्टी प्रोफेसर मीथो मेरे मेहरबान हैं, मैं उन्हें कह सकता हूँ, सरदावर ने कहा। आप उन्हें मेरे बारे में बता दें और फिर उनका फ़ोन नंबर भी मुझे दे दें, इमरान ने कहा। तुम कहाँ से बोल रहे हो? सरदावर ने पूछा। सिराज नगर से, इमरान ने जवाब दिया। सिराज नगर? वहाँ तुम कहाँ पहुँच गए? सरदावर ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। यहाँ एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत है महमूद शिराज़ी, मैं इस वक्त इनका मेहमान हूँ, इमरान ने कहा। ओ अगर ऐसा है तो फिर मुझे भी मिलवाओ इनसे, सरदावर ने कहा। इंशाअल्लाह, अब तो ज़ाहिर है इनसे लिंक रहेगा और वो भी मुझ पर मेहरबान हैं, इमरान ने जवाब दिया। तो महमूद शिराज़ी भी इख्तियार हंसने लगे। ठीक है, तो मुझे आधे घंटे बाद फ़ोन कर लेना, सरदावर ने कहा। तो इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। सरदावर तो बहुत बड़े साइंसदान हैं, लेकिन वो अपने काम में इस कदर डूबे हुए हैं कि उन्हें अपने काम के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता, महमूद शिराज़ी ने कहा। तो इमरान उसके साथी चौंक पड़े। क्या मतलब, क्या आप उन्हें जानते हैं? इमरान ने हैरत भरी लहजे में कहा। वो मेरे दूर के असीस हैं, 10-12 साल पहले इनसे एक ख़ानदानी फंक्शन में मुलाकात हुई थी, लेकिन जाहिर है वो अब सब कुछ भूल चुके हैं, महमूद शिराज़ी ने कहा। वो वाकई अपने काम में इस कदर मसरूफ़ रहते हैं कि उन्हें सब कुछ भूल जाता है, इमरान ने कहा। तो महमूद शिराज़ी ने इस्बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद इमरान ने दोबारा सरदावर को फ़ोन किया। दावर बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही सरदावर की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि जो नंबर इमरान ने प्रेस किया था वो इनका बराह रास्त नंबर था। अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। इमरान बेटे, प्रोफेसर मीथो से मेरी बात हो गई है, मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बता दिया है, तुम उनसे फ़ोन पर बात कर लो। उन्होंने कहा कि वो प्रोफेसर डिंकन को तुम्हारे बारे में बता देंगे, तुम उनसे बात कर सकोगे, सरदावर ने कहा। बेहद शुक्रिया, इनका फ़ोन नंबर बता दें, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। महमूद शिराज़ी साहब गिला कर रहे हैं कि सरदावर अपने काम में इस कदर मसरूफ़ रहते हैं कि बाकी सब कुछ भूल जाते हैं, वो आपके दूर के अजीज़ों में शामिल हैं, इमरान ने महमूद शिराज़ी की तरफ देखते हुए कहा। ओह अच्छा, वाकई मैं भूल गया हूँ, क्या मेरी इनसे बात हो सकती है? सरदावर ने चौंक कर कहा। हाँ ये लीजिए, कीजिए बात, इमरान ने कहा और रिसीवर महमूद शिराज़ी की तरफ बढ़ा दिया और साथ ही उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि सरदावर, मैं आज़म शिराज़ी का बेटा महमूद शिराज़ी बोल रहा हूँ, महमूद शिराज़ी ने कहा। ओह आप, ओह वेरी सॉरी, मैं वाकई ही भूल गया था, मुझे मुआफ़ कर दीजिए। दरअसल यहाँ काम ही इतना होता है कि सब कुछ भूल जाता हूँ, मैं दिली तौर पर मुआज़रत खा हूँ। मुझे याद आ गया है कि आपने फैमिली फंक्शन में मुलाकात हुई थी और आज़म साहब तो हमारे बुज़ुर्गों में से थे, सरदावर ने कहा। आप पर मुल्क व कौम की भारी जिम्मेदारियाँ हैं दावर साहब, और मुझे तो आप पर फ़ख्र है। अल्लाह ताला आपको हर मैदान में सुरखुर करे और मज़ीद कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फ़रमाए, महमूद शिराज़ी ने कहा। बेहद शुक्रिया शिराज़ी साहब, मेरी तरफ से दरख्वास्त है कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाएं, मुझे आपसे मुलाकात करके बेहद खुशी होगी, सरदावर ने कहा। अब इमरान साहब से मुलाकात हो गई है, अब इंशाअल्लाह आपसे भी मुलाकात रहा करेगी, महमूद शिराज़ी ने कहा। इंशाअल्लाह, अच्छा अल्लाह हाफिज़, सरदावर ने कहा और महमूद शिराज़ी ने भी अल्लाह हाफिज़ कहकर रिसीवर रख दिया। इमरान ने एक बार फिर फ़ोन का रिसीवर उठाया और दारुल हुकूमत की इंक्वायरी के नंबर प्रेस करके उसने इंक्वायरी से कॉर्मन का राब्ता नंबर मालूम करके नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। मीथो बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। लहजे से मालूम हो रहा था कि बोलने वाला बुजुर्ग आदमी है। मेरा नाम अली इमरान है और मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। सरदावर ने अभी मेरे बारे में आपसे बात की होगी, इमरान ने मौतबाना लहजे में कहा। ओ हाँ इमरान साहब, सरदावर ने तो आपकी इस कदर तारीफ़ें की हैं कि मुझे आपसे बात करके भी फ़ख्र महसूस हो रहा है। दूसरी तरफ से कहा गया, ये तो सरदावर की मेहरबानी है जनाब, वरना मैं तो आप जैसे अफराद के सामने तिफले मकतब हूँ, इमरान ने कहा। आपकी मेहरबानी है कि आप ऐसा समझते हैं। प्रोफेसर डिंकन से मैंने फ़ोन पर बात कर ली है और आपके बारे में भी बता दिया है।
इनका खसूसी फ़ोन नंबर मैं आपको बता देता हूँ, आप इनसे बात कर लें। प्रोफेसर मीथो ने कहा और उसके साथ ही उसने प्रोफेसर डेंकन का फ़ोन नंबर बता दिया। शुक्रिया, इमरान ने कहा और कुरिंडर दबाकर टोन आने पर उसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में इसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। डेंकन बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही लरसती हुई बलगम ज़दा सी आवाज़ सुनाई थी। पाकिशिया से अली इमरान बोल रहा हूँ प्रोफेसर साहब, मेरे बारे में प्रोफेसर मीतो साहब ने आपसे बात की होगी। इमरान ने मौजबाना लहजे में कहा। ओ हाँ, फरमाइए, आप मुझसे क्या मालूम करना चाहते हैं? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। प्रोफेसर साहब, मुझे बताया गया है कि आप क्रिप्टोजोलॉजी के प्रोफेसर हैं। ये कौन सा मजमून है, प्लीज़ आप वजाहत फरमाएंगे? इमरान ने कहा। इमरान साहब, ये ज़ूलॉजी की एक नई शाख है। इसके तहत कदीम तरीन दौर में अजीब व गरीब अफरीत नुमा जानवरों और इंसानों पर रिसर्च की जा रही है। प्रोफेसर डेंकन ने जवाब देते हुए कहा। क्या मनोटो और सलाजीम इस मजमून के तहत आते हैं? इमरान ने पूछा। हाँ, मगर आप मालूम क्या करना चाहते हैं, खुलकर बताएं। प्रोफेसर डेंकन ने कहा। प्रोफेसर साहब, मेरा ताल्लुक एक सरकारी एजेंसी से है, एक बैनुल-अक़वामी मुजरिम तंजीम जो पूरी दुनिया पर जाबिराना कब्जा करना चाहती है। इसके बारे में मालूम हुआ है कि वो कदीम दौर के बैल के सर और इंसानी जिस्म वाली मखलूक को क्लोनिंग के जरिए दोबारा वजूद में लाना चाहती है, और इस सिलसिले में उन्हें इस मखलूक का कोई कदीम तरीन दौर का ढांचा मिला है, जिसके DNA से वो क्लोनिंग के जरिए इस मखलूक को वजूद में लाने का काम कर रही है। गवर्नमेंट समेत दुनिया के बड़े बड़े ममालिक ऐसा नहीं चाहते। उन्होंने पाकिस्तान की एजेंसी के चीफ से दरख्वास्त की है कि इस लेबॉर्ट्री को ट्रेस करके तबाह कर दिया जाए और इस तंजीम को ऐसा करने से रोका जाए, लेकिन हमारी एजेंसी के चीफ को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि बताया गया है इस मखलूक पर कोई बारूदी हथियार, कोई शुआई हथियार, कोई असलहा या कोई धात असर नहीं करती और इनकी जिंदगियां हज़ारों सालों पर मुहित होती हैं, जबकि इंसाइक्लोपीडिया में ऐसा दर्ज नहीं। आपके बारे में मालूम हुआ है कि आप इस सिलसिले में अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमारी रहनुमाई करें। इमरान ने मौतमाना लहजे में कहा। क्या नाम है इस मुजरिम तंजीम का? प्रोफेसर डेंकन ने पूछा। ब्लैक थंडर, इमरान ने जवाब दिया। आप दुरुस्त कह रहे हैं, मुझ तक भी ये नाम पहुंचा था, लेकिन मेरी तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। आपने जो कुछ सुना है इमरान साहब, वो 100% दुरुस्त है। ये ढांचा जो लाखों साल पुराना है, बैरों से मेरे एक शागिर्द प्रोफेसर एडगर को मिला था। हमने यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा काम किया था कि अचानक प्रोफेसर एडगर इस ढांचे समेत गायब हो गया और बावजूद शदीद तरीन कोशिशों के इसका पता ना चल सका। गवर्नमेंट की सरकारी एजेंसी ने सिर्फ इतनी रिपोर्ट दी कि किसी बैनुल अक़वामी मुजरिम तंजीम जिसका नाम ब्लैक थंडर है, उसने प्रोफेसर एडगर को ढांचे समेत अगवा कर लिया है, लेकिन इससे ज़्यादा वो भी कुछ मालूम ना कर सके थे। आज इस बात को तकरीबन 10 साल गुजर चुके हैं और 10 सालों बाद आपने दोबारा ये बात की है, प्रोफेसर डेंकन ने कहा। फिर तो आप बेहतर तौर पर बता सकते हैं कि इस मखलूक से पूरी दुनिया के इंसानों को कितना ख़तरा लाहक हो सकता है, इमरान ने कहा। इमरान साहब, मैं DNA और क्लोनिंग के बारे में तो कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरी फील्ड नहीं। अलबत्ता सलाजीम के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ कि कदीम तरीन दौर में मखलूत इंसानी मखलूक जिन्हें सलाजीम कहा जाता है कि इस कदर ज़्यादा तादाद दुनिया में बढ़ गई थी कि उससे इंसानियत को ज़बरदस्त ख़तरात लाहक हो गए। इन मखलूक इंसानों ने आम इंसानों को हलाक करना शुरू कर दिया। सलाजीम में बेशुमार नू के मखलूक़ात आती हैं, जैसे इंसान नुमा मछली जैसी जलपरी कहा जाता है, एक सींग का घोड़ा जिसे योप्टोकॉन कहा जाता है, परों वाले घोड़े, शेरनुमा इंसान जिन्हें अब्बुल हॉल कहा जाता है, घोड़े नमा इंसान जिन्हें शतूर कहा जाता है, उकाब के सर वाले इंसान जिन्हें ल्यूरस कहा जाता है, भेड़िया के सर वाले इंसान जिन्हें ओकोबीस कहा जाता है, शेर के धड़ वाले अकाब जिन्हें ग्रिफन कहा जाता है। इसके अलावा एक रफ्त ड्रैगन और डायनासोर शामिल हैं। इनमें सबसे ख़तरनाक और सबसे ज़्यादा ताकतवर मखलूक बैल के सर वाले इंसान थे, जिन्हें मोनरोटो कहा जाता था। इनके जिस्म ऐसे सेल से बने हुए थे जिन पर कोई हथियार असर नहीं करता था, और इन मोनरोटो की 2 नस्लें थी। एक को कैविट मोनरोटो और दूसरे को सिर्फ मोनरोटो कहा जाता था। आम मोनरोटो तो इस कदर ताकतवर ना थे और उन्हें हथियारों से हलाक भी किया जा सकता था, लेकिन कैविट मोनरोटो नाकाबिले तस्कीर थे। इनमें वाकई इस कदर ताकत थी कि इन पर एटम बम भी असर ना कर सकता था। जो ढांचा बैरों से मिला है और जिस पर हमने रिसर्च की थी वो कैविट मोनरोटो का था, इसलिए अगर उसकी क्लोनिंग की गई तो कैविट मोनरोटो वजूद में आ जाएंगे जो इंसानों के लिए नाकाबिले तस्कीर होंगे। प्रोफेसर डेंकन ने तफसील से बात करते हुए कहा। जो तंजीम उन्हें वजूद में लाने की कोशिश कर रही है वो खुद भी तो इंसानों पर मुश्तमिल है। जाहिर है कैविट मोनरोटो उनके लिए भी खतरनाक होंगे।
इमरान ने कहा, नहीं, कदीम तख्तियों से इन कैविट मोनरोटो के बारे में जो मालूमात मिली हैं, इनके मुताबिक उनके जहनों में जिसकी गुलामी का नक्श बैठ जाए, उनके सामने ये सर भी नहीं उठाते, उसके सामने ये वाकई ही गुलाम बनकर रहते हैं। यकीनन उनके वजूद में लाने वाले उनके जहनों में अपनी गुलामी का नक्श बिठा देंगे, तभी ये उनके काम आ सकेंगे। प्रोफेसर डेंकल ने जवाब देते हुए कहा, प्रोफेसर साहब, ये तमाम नुएं कदीम दौर में ही ख़त्म हो गई। कैसे ख़त्म हो गई? इमरान ने कहा, हाँ, ये अच्छा सवाल है। अब तक जो तहकीक की गई है, इसके मुताबिक दुनिया में एक बार ऐसा सैलाब आया कि पूरी दुनिया के पहाड़ तक इस सैलाब में डूब गए, और ये तमाम सलाचीन भी इस सैलाब असीम में हलाक हो गए। इनकी नस्लें तक नापैद हो गई। प्रोफेसर डेंकन ने जवाब देते हुए कहा, इसका कोई तारीखी सबूत भी सामने आया या सिर्फ अंदाजे ही हैं? इमरान ने पूछा, तुम्हारा नाम बता रहा है कि तुम मुसलमान हो। प्रोफेसर डेंकन ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वाकई ही मुसलमान हूँ। इमरान ने कहा, तुम मुसलमानों की इल्हामी किताब में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में सैलाब अजीम का तज़किरा मौजूद है, जिसे तूफ़ान नूह कहा जाता है, और तुम्हारे लिए इससे पढ़कर कोई सबूत नहीं हो सकता। अलबत्ता तारीखी और इल्मी तौर पर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि बहर मुर्दार से मिलने वाले कदीम अनवार, जिन्हें डेड सी स्क्रॉल कहा जाता है, इसमें भी दर्ज है कि तूफ़ान नूह की असल वजह सलाचीम की बेहद बढ़ जाने वाली आबादी थी। इस तरह कदीम दौर के पत्थरों पर भी मौजूद अनवा से भी इसका सबूत मिलता है, और बैरों में ऐसी कदीम तरीन तख्तियाँ मिली हैं जिन पर कैविट मोनरोटो की ताकत और नाकाबिले तस्खीर होने के बारे में तफसील मौजूद है। प्रोफेसर डेंकन ने जवाब देते हुए कहा, कैविट मोनरोटो और आम मोनरोटो में बिज़ाहिर क्या फ़र्क था? प्रोफेसर साहब, इमरान ने पूछा, कैविट मोनरोटो का सर जंगली बैल के सर से भी बड़ा होता था, और उसके सर पर मौजूद सींग बड़े और पेचदार होते थे, जिससे 12 सींगे के सींग होते हैं, जबकि आम मोनरोटो का सर छोटा और दोनों सींग सीधे और छोटे होते थे। प्रोफेसर डिक्सन ने जवाब देते हुए कहा, क्या ये सब बातें प्रोफेसर एडगर को मालूम थी? इमरान ने पूछा, हाँ, वो मेरा शागिर्द था और ढांचा भी उसने दरियाफ्त किया था। प्रोफेसर डिंकर ने जवाब दिया, एक्रीमिया, रूसिया, ग्रीनलैंड और क्रांस में भी क्रेटोजोलॉजी के माहिरीन मौजूद हैं क्या? इमरान ने कहा, हाँ, क्यों? प्रोफेसर डिंकर ने हैरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि तमाम सुपर पावर्स, जिनमें कॉर्बन भी शामिल है, माहिरीन से राय ने लेकर यही नतीजा निकला है कि जो आपने बताया है, इसलिए पूछ रहा था। इमरान ने कहा, आजकल तो क्रेटोजोलॉजी का मज़मून हर मुल्क की बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जा रहा है। एक्रीमिया की नेशनल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर आर्थर, ग्रीनलैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एंथोनी, इस तरह और भी बड़े बड़े माहिर मौजूद हैं। प्रोफेसर डिंगर ने जवाब दिया, आपकी बेहद मेहरबानी प्रोफेसर साहब, आपका मैंने बहुत सा कीमती वक्त लिया, आप मुझे इजाज़त दें। गुड बाय, इमरान ने कहा। उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। लाउडर ऑन होने की वजह से ना सिर्फ महमूद शिराजी बल्कि इमरान के साथी भी खामोश बैठे ये सब कुछ सुन रहे थे। इन सब के चेहरों पर अजीब से तासुरात थे। तुम्हारी वजह से आज मेरी मालूमात में बेहद इजाफा हुआ है, इसके लिए मैं तुम्हारा मशकूर हूँ। महमूद शिराजी ने कहा, आपकी वजह से तो ये सब कुछ सामने आया है, वरना हम तो अपने तौर पर उसे सिर्फ किस्से कहानियाँ समझकर इस पर तवज्जो न दे रहे थे। इमरान ने कहा, इमरान साहब, क्या आप इस सिलसिले में काम करेंगे? नुमानी ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा, मैं तफसीली रिपोर्ट चीफ को दूंगा, फैसला तो चीफ ने करना है। इमरान ने कहा और सबने इस्बात में सर हिला दिए। घने जंगल के अंदर बनी हुई नीम पुख्ता सड़क पर एक बड़ी सी जीप खासी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर एक अफ्रीकी नौजवान था जिसने सुर्ख रंग की धारों वाले कमांडो यूनिफॉर्म पहन रखी थी। ये शुमाली अफ्रीका का दूर दराज का इलाका था जिसे वेस्ट कोस्ट कहा जाता था। इस पूरे इलाके को इंतहाई ख़तरनाक करार दिया गया था। वेस्ट कोस्ट का शहर लोरगो ऐसी जगह थी जहां तक आम लोगों को आ जा सकते थे, लेकिन इसके लिए भी उन्हें एक मखसूस फोर्स का ताउन हासिल करना पड़ता था। इस मखसूस फोर्स का नाम चागो था। ये नाम इस इलाके में पाए जाने वाले इंतहाई ख़तरनाक चीते का था जिसके जिस्म पर सुर्ख और स्याह धारियाँ थीं। ये चीता इंतहाई तेज़ रफ्तार, तंदखू और दलेर होने के साथ साथ इंतहाई फुर्तीला था, इसलिए इस मखसूसी फोर्स का नाम भी चारगो रखा गया था। ये फोर्स हुकूमत शुमाली अफ्रीका के तहत बनाई गई थी। ये फोर्स इस इलाके में रहने वाले लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ दुनिया भर से आने वाले सियाहों की हिफाजत का काम भी सरअंजाम देती थी। चागो की हमायत हासिल किए बगैर किसी आदमी को वेस्ट कोस्ट में दाखिल होने की इजाज़त न थी। वेस्ट कोस्ट के शहर लोरगो में चारगो फोर्स का मेन ऑफिस था। इस वक्त जीप की ड्राइविंग सीट पर मौजूद नौजवान का ताल्लुक भी चागो से था, जबकि साइड सीट पर एक नौजवान और खूबसूरत लड़की जिसने मुकम्मल लिबास पहना हुआ था बैठी थी। इसका नाम पैगी था। उसका ताल्लुक यूरोप से था।
उकबी सीट पर एक लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का आदमी मौजूद था। इसका चेहरा भी उसके जिस्म की तरह बड़ा था। थोड़ी कदरें आगे को निकली हुई थी और छोटी सी थी। आंखों में तेज चमक और पेशानी खासी बड़ी थी। सर के बाल घुंघराले थे। इसके चेहरे पर अजीब सी सख्ती थी। आम नजरों से देखने पर इसका चेहरा गोश्त पोस्त की बजाय किसी संगलाख चट्टान से तरशा हुआ दिखाई देता था। उसने सूट पहन रखा था और उसके एक हाथ में सिगार था जबकि दूसरे हाथ में एक कीमती पाउच था। ये डेविड था। पैगी का शौहर, उसका ताल्लुक भी यूरोप से था। वो दोनों इत्मीनान से बैठे सड़कों के दोनों अतराफ में मौजूद घने जंगल का नज़ारा कर रहे थे। अभी कितना फासला रहता है लॉर्गो आने में? पैगी ने ड्राइवर से पूछा। आधे घंटे बाद हम लॉर्गो में दाखिल हो जाएंगे, ड्राइवर ने जवाब देते हुए कहा। तो पैगी ने इस बात में सर हिला दिया जबकि डेविड खामोश बैठा सिगार पीने में मसरूफ था। ये दोनों ब्लैक थंडर के एक सेक्शन के सुपर एजेंट थे। वैसे सरकारी तौर पर इनका ताल्लुक यूरोप के एक मुल्क की सरकारी एजेंसी था जिसे ज़रूरत पड़ने पर ये ब्लैक थंडर के लिए भी काम करते थे। चूँकि डेविड इस सरकारी एजेंसी का चीफ भी था, इसलिए उसे किसी भी काम करने के लिए किसी से भी इजाज़त लेने की ज़रूरत न होती थी। शुमाली अफ्रीका के इंतहाई ख़तरनाक तरीन जहरीले दलदलों के इलाके मातू में ब्लैक थंडर की एक खुफिया लेबॉर्ट्री मौजूद थी। इस लेबॉर्ट्री को एस लेबॉर्ट्री कहा जाता था। ये लेबॉर्ट्री बिज़ाहिर शुमाल अफ्रीका की तरफ से कायम की गई थी और इसका काम अफ्रीका के इस कदीम तरीन इलाके में मिलने वाली चीज़ों, दरख्तों, दलदलों, जानवरों, इंसानी ढांचों पर तहकीक करना था। लेकिन दरअसल इस लेबॉर्ट्री में ब्लैक थंडर बैल के सर वाले इंसान, जिन्हें सलाचीम कहा जाता है, पर रिसर्च करके उन्हें वजूद में लाने का काम कर रहा था। ये लेबॉर्ट्री 10 सालों से कायम थी और बिज़ाहिर इस पर मुकम्मल कंट्रोल जागो का था, लेकिन दरअसल इसका मुकम्मल कंट्रोल ब्लैक थंडर के पास था। जागो की पूरी फोर्स भी ब्लैक थंडर के अंडर थी। जागो फोर्स का सरदार वहाँ के सबसे ताकतवर कबीले का सरदार मातू था। सरदार मातू का हेडक्वार्टर लोगो में था और जहाँ इंतहाई जदीद तरीन असलहे के साथ साथ जदीद तरीन हेलीकॉप्टर भी हर वक्त मौजूद रहते थे। ब्लैक थंडर ने डेविड और पैगी को इस लेबॉर्ट्री का सर्वे करने के लिए भेजा था क्योंकि ब्लैक थंडर को खतरा लाहक हो गया था कि इस लेबॉर्ट्री को ट्रेस करके उसे तबाह करने के लिए सुपर पावर्स की एजेंसियां और ख़ास तौर पर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस काम कर सकती है। वो ये लेबॉर्ट्री इंतहाई खुफिया थी और सिवाय चंद अफराद के और किसी को भी इसकी असलियत के बारे में इल्म न था। सब उसे सरकारी लेबॉर्ट्री ही समझते थे और ऐसा कई और लेबॉर्ट्रियाँ भी अफ्रीका में कायम थी। ऐसी लेबॉर्ट्री के लिए खसूसी सप्लाई का इंतहाई पेचीदा निज़ाम रखा गया था। सप्लाई करने वाले सेक्शन का इंचार्ज कैलोन था, जिसका हेडक्वार्टर यूरोप के एक मुल्क करास में था और वहाँ से सप्लाई मुख्तलिफ हाथों से गुजरती हुई यहाँ पहुँचती थी। इसलिए कोई इस लेबॉर्ट्री का सुराग ना लगा सकता था और इस लेबॉर्ट्री में दरअसल जो कुछ हो रहा था उसे भी टॉप सीक्रेट रखा गया था, क्योंकि कैलोन की पर्सनल सेक्रेटरी लीसा ने एक्रीमिया के एक एजेंट के सामने ये राज खोल दिया था, जिसकी इत्तला एक्रीमियन हुक्काम को मिल गई और फिर पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाली तमाम सुपर पावर्स में खुलबुली सी मच गई। ब्लैक थंडर के बारे में उन्हें पहले से मालूम था, लेकिन आज तक बावजूद शदीद कोशिशों के वो ब्लैक थंडर के हेडक्वार्टर को तो एक तरफ उसके किसी सेक्शन को भी ट्रेस न कर सके थे। अलबत्ता उन्हें इस बात का इल्म था कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और इसके लिए काम करने वाला एजेंट अली इमरान कई बार ब्लैक थंडर के खिलाफ काम कर चुके हैं। उन्होंने इस खौफनाक तंजीम के कई सब सेक्शनों और गोल्डन एजेंटों को शिकस्त दी है और चूंकि इस लेबॉर्ट्री में जो कुछ हो रहा था इससे पूरी दुनिया के इंसानों को खतरा लाहक था, इसलिए तमाम सुपर पावर्स ने तफवील बहस व मुबाहिसा के बाद तय किया था कि यह मिशन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के ज़िम्मे लगा दिया जाए। लेकिन उन्हें मालूम था कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ अपने असूलों पर सख्ती से कारबंद रहता है, इसीलिए अगर उसने ये मिशन कबूल पर काम करने से इनकार कर दिया तो इसके अलावा यहाँ तक कि पाकिस्तान का सदर भी उसको कुछ नहीं कह पाएगा। वो पहले खुद अपने तौर पर इस अजीबोगरीब मामले के बारे में तहकीकात करना चाहता था, इसलिए X2 ने ये मिशन पेंडिंग कर दिया। ये तमाम इतलात ब्लैक थंडर को भी मिल रही थी और ब्लैक थंडर का मेन हेडक्वार्टर और सेक्शन हेडक्वार्टर भी इस सर्विस से खौफजदा था, वरना से बाकी पूरी दुनिया की सर्विसेज से किसी किस्म का कोई खतरा ना था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सर्विसेज में काम करने वाले एजेंटों को किसी न किसी अंदाज में कवर किया जा सकता है, दौलत के ज़रिए, खूबसूरत औरतों के ज़रिए, तेज़ शराबों के ज़रिए। लेकिन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इन तमाम मामलात से पाक साफ थी। इस सर्विस के किसी भी एजेंट को किसी भी तरीके से ना ख़रीदा जा सकता था, ना रोका जा सकता था। फिर भी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इस कदर तेज़ रफ्तार कारकर्दगी की हामिल थी कि जब वो किसी मिशन पर निकलती थी तो फिर इसको रोकना नामुमकिन हो जाता था और ये लोग नामुमकिन को भी मुमकिन बना देने की सलाहियत रखते थे। इनकी खासियत उनकी तरबियत, उनकी हिम्मत, उनका हौसला
اور ان کی جدوجہد کا انداز تھا جس کی وجہ سے ان کے مقابلے پر بڑی بڑی تنظیموں پر پرکاہ کی حیثیت بھی نہ رکھتی تھی۔ اس لیے بلیک تھنڈر کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہی سروس تھی۔ ڈیوک اور پیگی کے بارے میں بلیک تھنڈر کے سیکشن ہیڈ کوارٹر تو ایک طرف، مین ہیڈ کوارٹر کا بھی خیال تھا کہ یہ دونوں پاکستان سیکرٹ سروس کا صحیح مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے سیکشن ہیڈ کوارٹر نے انہیں اس لیبارٹری کا سروے کرنے کے لیے بھیجا تھا تاکہ وہ وہاں موجود تمام انتظامات کو چیک کر کے سیکشن ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ دیں۔ ان کی رپورٹ کے مطابق وہاں کی کمزوریاں دور کر دی جائیں گی، اور اگر پاکستان سیکرٹ سروس اس لیبارٹری کے خلاف حرکت میں آئی تو ڈیوک کا سیکشن اس کے مقابلے میں لایا جائے گا۔ ڈیوک اور پیگی کو یہاں بھجوانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ یہاں چاگو اور اس کے سردار ماتو سے مل لیں گے اور یہاں کے ماحول سے بھی بخوبی واقف ہو جائیں گے۔ ویسے ڈیوک اور پیگی پہلی بار یہاں آ رہی تھی۔ ڈیوک تو اپنی عادت کے مطابق خاموش بیٹھا ہوا تھا، جبکہ پیگی ارد گرد کے ماحول سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ان جنگلوں میں درندے بھی ہوتے ہیں؟ پیگی نے اچانک ڈرائیور سے پوچھا۔ یس میڈم، پورا جنگل انتہائی خطرناک درندوں سے بھرا ہے، ڈرائیور نے موتمانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو پیگی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد لورگو شہر کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے۔ قدیم دور کے مخصوص طرز تعمیر کی عمارت کے ساتھ جدید دور کی عمارتوں میں بھی یہاں موجود تھیں۔ چونکہ یہ محفوظ علاقہ تھا، اس لیے مختلف ملکوں کے سیاح بھی کثیر تعداد میں وائلڈ لائف کو انجوائے کرنے کے لیے یہاں اکثر آتے رہتے تھے۔ اس لیے لورگو کو چھوٹا سا شہر تھا، لیکن یہاں ہر وقت خاصی چہل پہل رہتی تھی۔ شہر کی مختلف سڑکوں سے گزر کر جیپ شہر سے ہٹ کر بنے ہوئے ایک کافی بڑے احاطے کے مین گیٹ کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ ڈرائیور نے مخصوص انداز میں ہارن بجایا تو گیٹ کھلا اور ایک افریقی نوجوان جس کے ہاتھ میں مشین گن تھی، جسم پر سرخ دھاریوں والی مخصوص یونیفارم تھی، باہر آ گیا۔ اس نے جیپ کو دیکھ کر سیلیوٹ کیا اور پھر تیزی سے واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھاٹک کھلا تو جیپ اندر چلی گئی۔ اندر احاطے میں ایک ہیلی کاپٹر موجود تھا جس پر سرخ دھاریاں بنی ہوئی تھی۔ ہیلی کاپٹر کے ساتھ ایک اور افریقی نوجوان مخصوص یونیفارم پہنے اپنے ہاتھ میں مشین گن اٹھائے کھڑا تھا۔ جیپ رکتے ہی ڈیوک اور پیگی دونوں نیچے اتر آئے۔ اسی لمحے عمارت کے برآمدے سے ایک لمبے قد اور ایک ورزشی جسم کا نوجوان باہر آ گیا۔ اس نے بھی چاگو کی مخصوص یونیفارم پہنی ہوئی تھی۔ اس کے سر پر ملٹری کیپ تھی اور سینے پر دو بڑے بڑے تمغے موجود تھے۔ اس کا چہرہ اس کے جسم کی مناسبت سے بڑا تھا، آنکھیں چھوٹی اور سر پر بال سپرنگوں جیسے تھے۔ وہ دونوں سائیڈوں سے نظر آ رہے تھے۔ یہ سردار ماتو تھا، ماتو قبیلے کا سردار اور ویسٹ کوسٹ میں چاگو کا چیف۔ اس کا نام تو کچھ اور تھا، لیکن اسے سردار ماتو کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر ان کے قریب آ گیا۔ میرا نام سردار ماتو ہے اور میں چاگو کا چیف ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور بڑے گرم جوشانہ انداز میں ڈیوی اور پیگی سے مصافحہ کیا اور اس کی آمد پر رسمی کلمات کہے۔ پھر انہیں لے کر ایک بڑے کمرے میں آ گیا جسے باقاعدہ آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ ایک ملازم نے شراب لا کر ان کے سامنے رکھ دی۔ Like, comment, share, press the bell icon